गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संजय यादव इंडियन ज्योग्राफी के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। जो हम इंडियन ज्योग्राफी की स्थितियाँ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इंडिया के भौतिक प्रदेशों में अब सबसे पहले भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा था, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति का वर्णन कर चुके हैं। अब हम उनके भौतिक जो प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठार, पांचवा है तटीय क्षेत्र और छठा है द्वीप समूह। ये भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो इनके जो क्षेत्र की बात है उनकी बात करते हैं तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद उत्तर मैदानी भाग आता है 7.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश है 3.58 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद दक्षिण का पठार आता है 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इनके साथ साथ हम अब इनकी जो स्थितियां हैं उनके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जो हम आगे चलकर इनकी स्थितियों की बात करें। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। उत्तर का मैदान है 7.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। पश्चिम मरुस्थलीय है 3.58 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। दक्षिण का पठार 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं पठारों की जो स्थितियां हैं उनके बारे में। इनसे पहले हम हिमालय है, सबसे पहले उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है हिमालय। हिमालय की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जो आगे चलकर एक महान क्षेत्र की इस उत्पत्ति का वर्णन होगा। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इनमें है ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा है हिमालय, तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ये इनकी जो श्रृंखलाएं हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय की ये है। अब हिमालय है उनको भी 3 भागों में बांटा है। महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। या बाह्य हिमालय। पूर्वांचल हिमालय एक पूर्वांचल की स्थिति के आधार पर है। तो हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्तियों के बारे में। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, 3 श्रृंखलाएं हैं। इनको 3 भागों में बांटा है। उसके बाद हिमालय है, उन्हें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा है। अब हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में।
हिमालय की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि एक वेगनर महोदय ने 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। उनमें कहा था कि एक जो दृढ़ भूखंड है हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला। कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला। पैंथालासा और पेंजिया एक दृढ़ भूखंड है। दृढ़ भूखंड को महाद्वीप या पेंजिया नाम दिया और एक महासागर जलीय भाग को उन्होंने महासागर नाम दिया। इसके बाद ये जो जलीय भाग दृढ़ भूखंड है उनके मध्य में एक तेठी सागर की उत्पत्ति हो जाती है और ये तेठी सागर तेठी सागर की उत्पत्ति हो जाती है। अब एक उत्तरी पेंजिया और एक दक्षिणी पेंजिया दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, जिन्हें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड या लौरेशिया के नाम से जानते हैं। दक्षिणी जो पेंजिया है ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो तेठी सागर है। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तेठी सागर के अवशेषों के रूप में। तेठी सागर की जो स्थितियां हैं उनके आधार पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ये उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया है। इसके बीच में तेठी सागर है। अब धीरे धीरे जो जल की स्थिति है और इनमें जल की गति होती रहती है और जल इनमें छोटे अपने साथ कुछ अवसाद भाग कर लाता है और वो अवसाद धीरे धीरे जाकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वो आगे चलकर एक छिछला भाग बन जाता है। पूर्ण रूप से ये भाग भर जाता है। ये जो भाग भर जाने के बाद जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड, ये गतिशील प्लेटें हैं। जो प्लेटें एक दूसरे पे धक्का लगाती हैं, धक्का लगाने के बाद ये आपस में चिपक जाती हैं। जैसे कोई भी वस्तु है एक दूसरे से जब धक्का लगाएगी, जो धक्का लगाने के बाद ऐसे धक्का लगेगा, एक इस तरह गतिशील है। धक्का लगने के बाद कुछ बीच में जो मलबा है, कचरा है, ये जो मलबा है तेठी सागर में अवशेष, अवसाद, निक्षेपित पदार्थ या मलबा, ये कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक ऊपर नीचे तह के नीचे कठोर दृढ़ भूखंड सा बन जाता है। और जैसे ही ये टकराते हैं, टकराने के बाद इनमें कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे धस जाता है। तो उससे कहते हैं कि हिमालय क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ऊपर उठा हुआ भाग हिमालय और नीचे धसा हुआ भाग जो झील आदि के नाम से जाना जाता है। ये जो अग्र भाग है, ये जो धक्का लगता है अग्र प्रदेश कहलाता है, उसका भी अग्र प्रदेश कहलाता है। यानी बात करें तो जैसे ये तेठी सागर है, इनमें धीरे धीरे अवसाद जमा हो जाते हैं। अब जैसे ही अवसाद जमा होंगे, यह आकृति इस तरीके की बनेगी। कोई भी जैसे बोरा है,
बोरा लेते हैं, उन बोरे में सामान डालते हैं, जैसे सामान डलेगा बोरा नीचे की साइड से फैल जाता है, उसी तरीके से इसकी स्थिति बन जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे स्थिति होती है कि ये भाग ऊपर से पूर्ण रूप से बंद हो चुका होता है और इनकी स्थिति लगभग इस तरीके की बन जाती है। अवसाद, धूल मिट्टी के अवसाद हैं, ये अंगारालैंड, ये गोंडवानालैंड का भाग है। ये अग्र प्रदेश, ये भी अग्र प्रदेश। अंगारालैंड अगर स्थिर है, गोंडवानालैंड गतिशील है, या गोंडवानालैंड स्थिर है, अंगारालैंड गतिशील है, दोनों भाग स्थिर या गतिशील होंगे तो उन दोनों भागों के बीच में एक धक्का लगेगा। धक्का लगने के बाद ये जो मलबा है, ये मलबा ऊपर की ओर अग्रसर हो जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। और कुछ अवसाद कई बार स्थिति ऐसी होती है, धक्का अचानक लगता है तो एकदम ऊंचा उठ जाता है, धीरे धीरे लगता है, तो पहले तो एक सपाट स्थिति बनती है, इस तरीके से उठता है, एक सपाट स्थिति बनती है और फिर धीरे धीरे ये स्थितियां बन जाती हैं। तो ये तो पठार की स्थिति बन जाती है और ये पर्वत की स्थितियां बन जाती हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो पठार है इसे हम मध्य पिंड के नाम से जानते हैं। जैसे कुनलुन है, कुनलुन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार है, वो मध्य पिंड का कार्य करता है। तो अंगारालैंड अब जब स्थिर रहता है तो गोंडवानालैंड गतिशील था, इनमें खिंचा हुआ धक्का लगा, धक्का लगने के बाद ये अवसाद ऊपर नीचे हो गए, जिन्हें हम वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ये वलन, ये मोड़ पड़े, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे चलकर हम इनकी और स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान